गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम योगेश है और मैं आरएसके आईआईटी कानपुर से आपको साइंस किट का ऑनलाइन सेशन देने जा रहा हूं, जिसमें आपको आज कुछ फिजिक्स के और कुछ केमिस्ट्री के और कुछ बायो के प्रैक्टिकल दिखाए जाएंगे। ठीक है ना? तो आपका जो चैप्टर है आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है ना? तो सबसे पहले तो हम फिजिक्स का देखते हैं कि फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, क्या क्या मटेरियल चाहिए, वो आप अपनी किट से अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है ना? आप लोगों को साइंस किट दी गई है ना? तो उसमें जो जो सामग्री चाहिए वो आपको हम बताते जाएंगे और जैसा हम करेंगे वैसा आप करते जाइएगा साथ में, तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? लेने गए हैं। अच्छा, लेने गए हैं। ठीक है, जो हाँ ठीक है, जो लेने गए हैं वो लेकर के आए। तब तक मैं कुछ मटेरियल आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोग ध्यान रखिएगा, वही मटेरियल आप निकाल करके रखिएगा। ठीक है? एक आपके पास बॉक्स होगा ये पर्सपेक्स का। ठीक है? ये बॉक्स होगा इस तरह का पर्सपेक्स का। इसको ऊपर से कवर करने के लिए आपको एक रेक्टेंगल प्लेट होगी ट्रांसपेरेंट, जो इसके ऊपर आप रख सकते हैं। वो लेजर आप निकालिए और उसमें सेल डालिए। लेजर एक निकालिए, उसमें सेल डालिए। एक लेजर आप लेंगे और उसमें सेल डाल दीजिएगा, तो ये पीछे से ये ओपन हो जाता है। ठीक है ना? इस तरह का आपका रेड या ब्लू कलर का सेल आपको दिखेगा। वो सेल का जो उठा हुआ पार्ट है ये होता है पॉजिटिव और ये फ्लैट है ये निगेटिव है। तो ऊपर वाला पार्ट जो उठा हुआ है वो बाहर की तरफ रहेगा। जब आप लेजर टॉर्च में डालेंगे तो ये बाहर की तरफ होगा। देखिए, ऐसे इसको डाल दीजिए और फिर ये कैप आप ऊपर से लगा दीजिए। ठीक है? इस तरह से ये बंद हो जाएगा। इसमें एक चाबी आपको दी गई होगी, उसको आप पीछे से चाबी को जब घुमाएंगे तो लेजर आपकी चालू होगी। दिख रही है? पॉइंट बनाते हुए दिख रहा है कहीं? स्क्रीन पर दिख रहा है ना? हाँ, तो आप चालू करेंगे तो आपको ये दिखाई देगी। ठीक है? दूसरा क्या करना है, आपको कंटिन्यूअस अगर लाइट को चलाना है तो ये जो ऑन ऑफ वाला एक इसमें बटन दिया होगा, ये बटन इस तरह से दिया है। इसको चाबी को ऑन करने के बाद आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, इसको सेलो टेप से टाइट कर दिया ताकि हमको बार बार इसको पुश ना करना पड़े, प्रैक्टिकल करते समय हमको प्रॉब्लम ना हो। और इस चाबी को ही हम ऑन ऑफ करके लेजर को ऑपरेट कर सके। तो आप इस तरह से इसको सेलो टेप से टाइट कर दीजिए। एक स्टैंड चाहिए आपको जिसमें कि एक क्लैंप है, क्लैंप स्टैंड के साथ में बंधा हुआ है। ठीक है? आप पर्सपेक्स बॉक्स जो खोले हैं शायद उसी में आपको एक मिरर स्ट्रिप मिलेगी, पतली सी रेक्टेंगल मिरर स्ट्रिप होगी, वो निकाल कर रख लीजिए। एक धूप बत्ती का अरेंज कर लीजिए, उसके साथ माचिस, और लेजर लाइट को ये ध्यान रखिएगा ऑन करने पर वो किसी के आंख पर नहीं लगनी चाहिए। जब आप लेजर लाइट को ऑन करेंगे तो वो किसी की आंख पर नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपके पास
इस तरह के पैकेट होंगे जिस पर लिखा होगा मिरर और लेंस, मिरर और लेंस लिखा होगा, उसको निकाल कर रख लीजिए। तो देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ेंगे और दर्पण तथा लेंस जो होते हैं उनकी पहचान भी देखेंगे कि किस किस तरह के दर्पण होते हैं और किस किस तरह के लेंस होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके पास एक स्ट्रिप होगी रेक्टेंगल, जिसमें आप देखोगे कि इसके पीछे साइड अगर बैक कर दिया जाए तो आपको यहां पर किसी में ग्रीन होगा, किसी में व्हाइट होगा, किसी में रेड टाइप में होता है, तो ये कोटिंग होती है एक, है ना। और उसके पीछे साइड सामने लाएंगे तो आपको अपना फेस या कुछ अलग वस्तुएं आपको दिखाई दे रही होंगी उसमें। तो ये जो मिरर स्ट्रिप है इसकी पहचान आप देख रहे हो ना कि इसको हम मिरर बोल रहे हैं। तो मिरर क्यों बोल रहे हैं, आपको पता होगा कि कोई भी ग्लास की प्लेट है ना, ग्लास की प्लेट ले और उसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो, इस जगह से प्रकाश का परावर्तन होगा, दिखेगा ना रिफ्लेक्ट होके, तो प्रकाश का परावर्तन होकर आपकी तरफ आएगा। जिस दिशा में आप बैठे हो उसी दिशा में प्रकाश का परावर्तन होकर के आएगा अगर आप दर्पण को अपनी तरफ रख करके देखते हैं। तो पॉलिश वाला हिस्सा पीछे होगा और प्रकाश जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो अपनी तरफ होगा, ठीक है ना। तो सभी लोग देखिए, ये जो मिरर है इस मिरर का नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। जैसा अभी एक मैम ने बताया ना आपको कि समतल दर्पण है, इसको इंग्लिश में मिरर बोलते हैं, हिंदी में दर्पण बोलते हैं, और इंग्लिश में आप बोलेंगे तो प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये जो दर्पण है समतल दर्पण आप लिए हो अभी, तो अभी हम पहले पहचान देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो हमने समतल दर्पण देख लिया, अब ये बताओ समतल दर्पण कितने लोगों के पास है। समतल दर्पण जिन लोगों के पास है वो अपना हाथ उठाएं। अच्छा, तो सभी लोग, आप लोग जब सुबह उठते हो ना और तैयार होने के लिए जब सामने खड़े होते हो तो किसके सामने खड़े होते हो, उसको बोलते हैं शीशा वगैरह बोल देते ना, शीशा ऐसे बोलते हैं ना, शीशे के सामने खड़े होकर के हम अपने बाल खींचेंगे, फेस देखेंगे, तो वो समतल दर्पण ही है, तो वो सभी के घर में होता है। अब आपको और दिखा रहे हैं, आप जब ये उठाएंगे, पैकेट में पैक हुए हैं, इनको निकाल करके रखिए, तो जिसमें लिखा होगा मिरर, मिरर लिखा है, जिसमें मिरर लिखा है उन दोनों को निकाल करके देखिए। देखा ना आपने, मिरर लिखा होगा, तो अब आपने मिरर ये देखे दो, अब ये दोनों मिरर कैसे दिख रहे हैं, वृत्ताकार, गोल गोल दिख रहा है ना ऐसे, तो ये वृत्ताकार होता है, ये गोल गोल नहीं, ये वृत्ताकार है, ठीक है ना। तो ये ये वृत्ताकार, तो ये वृत्ताकार मिरर हैं और दो तरह के हैं, इसलिए मैं दो हाथ में पकड़े हुए हूं। तो मिरर आप देख रहे हो, यानी कि दर्पण आप देख रहे हो, तो दो तरह के दर्पण होते हैं, एक आपका होता है समतल दर्पण, एक तरह का गोलीय दर्पण, ठीक है। दो तरह के दर्पण हो गए, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में भी
दो प्रकार के हैं, तभी ये मेरे हाथों में दो हैं। ये भी गोलीय दर्पण है और ये भी गोलीय दर्पण है, ठीक है ना। तो ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक हमारा गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है और एक हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। ठीक है ना। ओके, अब आपने शायद लेसन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान कैसे करते हैं। उत्तल दर्पण ऊपर की ओर उभरा होता है, अवतल दर्पण अंदर की ओर। हाँ, अच्छा, तो उत्तल दर्पण ऊपर की ओर उभरा रहता है। अब उभरे हुए को भी देखना है, आप कौन सा हिस्सा देख रहे हो। आप पॉलिश वाला हिस्सा उभरा हुआ देख रहे हो या परावर्तक तल वाला देख रहे हो। परावर्तक वर्तन वाला सर। हाँ, जिस तरफ से हमको अपना इमेज दिखाई दे, यानी कि प्रतिबिंब दिखाई दे या किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे, तो वो परावर्तक तल होता है जिसमें हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। परावर्तक तल को देखना है कि वो दबा हुआ है या उठा हुआ है, ठीक है। अगर परावर्तक तल दबा हुआ है तो वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अगर आपका परावर्तक तल उठा हुआ है तो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो ये आपने परावर्तक तल को उभरा हुआ और दबा हुआ देखकर पहचान लिया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। लेकिन एक पहचान और है। उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, और अवतल दर्पण में साफ नहीं दिखाई देता है। अच्छा, मतलब दर्पण में हमको वस्तु का प्रतिबिंब साफ दिखाई देने और ना दिखाई देने से पता चल जाता है कि ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। आप एक काम करिए, आप दोनों दर्पणों को अपने हाथ में लीजिए, ठीक है, और दोनों ही दर्पण को अपने सामने रखिए और एक दर्पण आप पास में लेकर के आइए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि किसी एक दर्पण को दूर की चीज पास दिखाई देती है सर। क्या? उत्तल दर्पण में दूर की चीज पास दिखाई देती है। दूर की चीज पास दिखाई देती है, अच्छा, ठीक है। आप देखिएगा इसको करके, है ना। क्या अवतल दर्पण में दूर की चीज हमको पास दिखाई देती है कि नहीं, या दूर की चीज हमको कैसी दिखाई देती है? अभी आप करिएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो उसको आप ध्यान से सुनिए। आप अभी पास में एक मिरर पहले कोई लेकर के आओ और उसको इतना पास में लेके आओ कि आपको आपकी आंख से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो लगभग, ठीक है। और फिर देखिए क्या आपको उसमें अपना पूरा चेहरा दिखाई देता है या फिर केवल नाक या मुंह दिखाई देता है? आप देखेंगे कि दोनों दर्पणों को अगर आप रख रहे हो पास में तो एक में पूरा चेहरा दिखाई दे रहा होगा और एक में सिर्फ नाक या मुंह दिख रहा होगा। ऐसा है क्या? ऐसा दिख रहा है ना? सभी लोग देखते जाओ बारी बारी से। तो जिसमें आपको पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है वो है उत्तल दर्पण, और जिसमें उतनी ही डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस पर उत्तल दर्पण है जिसमें पूरा चेहरा दिखाई दे रहा, उतनी ही डिस्टेंस पर अवतल दर्पण है जिसमें आपको पूरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। एक तो ये पास में रख करके आप पहचान कर सकते हो, नहीं तो आप दूर की वस्तुओं को देखने की कोशिश करो। कोई एक बच्चा देख सकता है कि एक दर्पण में किसी दूर की वस्तु को देखना वो कैसी दिख रही है। अवतल दर्पण जो आप डिसाइड कर रहे हो, आप दूर की कोई भी वस्तु देखने की
देखने की कोशिश करिए दर्पण में, कैसी दिख रही है? सीधी दिख रही है कि उल्टी? सीधी। तो दूर की वस्तु कोई आप देख रहे हो, जिस दर्पण में दूर की वस्तु सीधी दिख रही है, वो कौन सा दर्पण है? उत्तल। दूर की वस्तु आप जिस दर्पण में देख रहे हो, ठीक है ना, अगर उसमें सीधा दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तु सीधी दिख रही है, तो वो दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। और जिस दर्पण में दूर की वस्तु उल्टी दिखाई दे रही है, उल्टी दिख रही है, अवतल दर्पण है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो, पास में रख करके भी पहचान सकते हो और दूर रखकर भी। जब पास में रखोगे तो दोनों में सीधे दिखेंगे और एक में बड़ा दिखेगा और एक में थोड़ा छोटा दिखेगा, ठीक है ना? चलिए, तो ये दर्पण आप पहचान लिए, इनको हम बाद में यूज करेंगे। आज हम समतल दर्पण वाला पहले प्रयोग करते हैं, ठीक? समतल दर्पण आप जानते हो सभी के घरों में होता है। उसको समतल दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आयताकार प्लेन होता है। मतलब प्लेन का मतलब कहीं कर्व नहीं होता है, इसमें मुड़ाव नहीं होता है, वो सीधा सीधा आपको ऐसा दिखेगा, प्लेन टाइप का, है ना, तल जैसा दिखेगा आपको। इसका तल हर जगह से बराबर होता है, घुमावदार नहीं होता है, इसलिए ये समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ऊपर की तरफ ऐसे रखिए, अपने समतल दर्पण के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ऊपर की तरफ रखिए और जो ये पर्सपेक्स बॉक्स है इसके अंदर इसको आराम से रख दीजिए, बीचों बीच रख दिया, जैसे मैंने रखा है इसके अंदर। दिख रहा है? देखो, कुछ आपको चमकता हुआ ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, वो दर्पण है। दर्पण का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है ना? दिख रहा है? ऐसे रख करके फिर इसको सीधा रख दीजिए, ठीक है? मैंने यहां पर एक चांदा भी लगा के रखा है। अगर आपके पास चांदा हो तो चांदा लगा लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में भी आप लगा सकते हैं, ठीक है? अब आपको लेजर टॉर्च लेनी है और इसको क्लैंप स्टैंड पर टाइट कर देना है। ये देखिए, ये लेजर है, इसका ये पुश बटन है, इसको टेप से आपने टाइट कर दिया होगा पहले ही, है ना? इसके बाद इसको यहां पे रखा और क्लैंप के बीचों बीच में रखकर इसको धीरे से टाइट करना है। बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, बस इतना देखना है कि ये हमारा टाइट हो गया है, अब ये गिरेगा नहीं, बस इतना देखना है आपको। अब लेजर को ऐसे घुमा लीजिए और नीचे एक बार चला करके चेक कर लीजिए कि लेजर आपका चल रहा है कि नहीं। तो आपको शायद डेस्क पर एक पॉइंट बनता हुआ दिख रहा होगा, मेरे डेस्क पर पॉइंट बनते हुए दिख रहा है ना? ऐसे ही आपके पास भी पॉइंट बन रहा होगा। चालू किया, लेजर ऑन कर लिया था ना, अब उसको ऑफ कर देना। अब ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है आपके पास, इसमें एक काम करिए, धूप बत्ती को जलाइए, धूप बत्ती को जलाइए। तो इसमें कुछ धुआं जैसा निकलता हुआ दिखेगा आपको, धूप बत्ती में दिख रहा है? ये प्लेट एक आपको लेनी है, इसको उसके ऊपर अच्छे से ढकना है और थोड़ा साइड में जगह छोड़िएगा ताकि आप धुएं को फूंक कर इस बॉक्स के अंदर भर सके और फिर ढक दीजिएगा, ठीक है? तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप देखिए, ये धूप बत्ती जला ली है, बॉक्स के ऊपर जो खुला भाग है उसके ऊपर प्लेट को रख दिया, थोड़ा सा हिस्सा मैंने यहां पर खोल के रखा है, जो ये मेरी फिंगर दिख रही है,
ठीक है। अब इस धुएं को इस बॉक्स के अंदर भरना है। तो आपने जो धूप बत्ती जलाई है इसको खुले हुए पार्ट के पास मिलाओ और धीरे से फूंक दो। और फूंकने के बाद इसको बंद कर दीजिए आप पूरी तरह से। कर दिया। और धूप बत्ती को आराम से रखिएगा, कोई जले ना उससे। कर दिया ना। अब आप लेजर को ऑन करके बॉक्स के अंदर मिरर पर डालिए तो कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखो मेरा दिख रहा है ना, आपको कुछ दिख रहा है बॉक्स के अंदर? कैसा बना हुआ दिख रहा है? वी। हाँ, तो ऐसे ही आपके भी रेक्टेंगल जो बॉक्स है उसमें जो फ्यूम भर देंगे तो आपको दिखेगा। दिख रहा है? हुआ? दिख रहा है? इस बॉक्स के ऊपर ही प्लेट होगा, उस प्लेट को ढकना होगा, नहीं तो फिर आपकी लेजर जाएगी नहीं उसके अंदर। या फिर ग्लास प्लेट कोई भी हो आपके पास, उसको रख दीजिए। दिख रहा है ना? वेरी गुड। तो अब आपने देखा कि जैसे ही हमने फ्यूम भर दिया इसके अंदर और लेजर को ऑन किया तो आप देख रहे हो एक जो लाइट बीम है, ये जो लाइट बीम है, बीम मतलब प्रकाश पुंज, लाइट बीम मतलब प्रकाश पुंज है, ये लेजर से आ रहा है। तो लेजर से आने वाले प्रकाश पुंज को आप यहां हवा में तो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन बॉक्स के अंदर तो देख रहे हो ना। हाँ, तो ये जो लेजर के द्वारा प्रकाश पुंज आ रहा है, इस आने वाले प्रकाश पुंज को हम कौन सी किरण बोल देते हैं? आपतित किरण। ठीक है ना? और ये जो प्रकाश पुंज है इसको अगर हम किरण के रूप में संबोधन करें तो ये आपतित किरण जो है वो कहां पर जाकर के गिर रही है? अवतल दर्पण के ऊपर। आपने कौन सा दर्पण रखा इसके अंदर? हाँ, तो वो समतल दर्पण के ऊपर जाकर के गिर रही है। और समतल दर्पण के ऊपर जाकर के गिरती है और गिरने के बाद देखो दूसरी दिशा में फिर जाती हुई दिखाई देती है जिस तरफ लेजर नहीं है ना? ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ना? तो ये आपतित किरण हो गई जो लेजर की तरफ से आ रही है, दर्पण पर गिरी, उसके बाद फिर वो उसी माध्यम एक ही है, देखो माध्यम एक ही है, दर्पण से उसी माध्यम में फिर से वापस आते हुए दिख रही है। तो जो ये परावर्तित हो रही है, जो वापस आती हुई दिख रही है, ये कौन सी किरण होती है? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण होती है। ठीक है ना? अभी आप देखो इसके बीच में अगर आपके पास कोई पेन है या पेंसिल है या कोई पतली रॉड है, एक स्पोक्स भी डला होगा। ये दिख गया ना सबको? ये तो जाती भी किरण ही है। एक स्पोक डला होगा, अगर नहीं है तो पेन भी पेंसिल भी कोई भी चीज यूज कर सकते हो। इस तरह का स्पोक्स होगा। अब हम क्या करेंगे? तो ये साइकिल स्पोक्स आपने देखा, या फिर पेंसिल को जिस बिंदु पर ये दर्पण पर ये जो बिंदु बन रहा है, एक आपतित किरण के द्वारा दर्पण पर जो बिंदु बनता हुआ दिख रहा है, उस बिंदु का नाम होता है, क्या नाम है? जहां पे आपतित किरण पड़ रही है। तो इसमें जहां पर भी बिंदु बन रहा है दर्पण के ऊपर, उस बिंदु का क्या नाम है? आपतन बिंदु। क्योंकि वहां पर आपतित किरण पड़ रही है इसलिए उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। और उस आपतन बिंदु पर हम एक सीधी लाइन ऐसे खींच दें, और ये इमेजिनरी लाइन होती है। तो ये लंब है कि अभिलंब है?
लंब, अभिलंब, ठीक है ना, ये अभिलंब है और आपतन बिंदु पे ये अभिलंब है, तो इसके और इस आपतित किरण के बीच में जरा कोण देखो और इसके बीच में कोण देखिए आप, कैसा दिख रहा है? दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो अब आप देखोगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है, इस कोण का क्या नाम है? आपतन कोण। वेरी गुड। और जो ये आपकी परावर्तित किरण है, जो परावर्तन होकर के आई है, परावर्तित किरण और आप अभिलंब के बीच में जो कोण है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो आपने देखा कि परावर्तन कोण और आपतन कोण ये दोनों ही आपस में कैसे हैं? बराबर दिख रहे हैं। अगर हम लेजर की उसी पॉइंट पर रखें और लेजर का हम एंगल कम कर दें थोड़ा सा, देखो मैं कम कर रहा हूं, अभी मैंने कम किया है एंगल मैंने कम किया है, देखो कम किया ना। आपतन कोण, ये देखो आप, अब इसके बीच का कोण आपको कम दिख रहा होगा पहले की तुलना में। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये कम हुआ, तो ये परावर्तन कोण भी कम हो गया, हो जाएगा ना? यस सर। तो यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आप प्रकाश की जो किरण है वो जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल से वो लगभग वापस होती है, ठीक है ना? तो अब आपको यहां पर एक नियम समझ में आया होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना? होते हैं। अब जरा दूसरा नियम देखो, आपतित किरण और जो ये परावर्तित किरण है वो आपको सामने से दिख रही होगी, इस प्लेन पर, इसी प्लेन पर दिख रही होगी। ये देखो, ये खींची है, तो ये बॉक्स के ऊपर ही तो हम पेन चला रहे हैं अभी, है ना? तो ये आपतित किरण इस वाले प्लेन पर है, अभिलंब इसी प्लेन पर है और परावर्तित किरण इसी प्लेन पर है, ये जो बॉक्स की प्लेट है। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है ना? तो ये तल को आप समझिएगा कि ये तल क्या है, ये वाला है, मिरर वाला तल नहीं होता है। आप जो एंगल देख रहे हो वो सामने से आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। तो दो तरह के आपने इसमें नियमों को देखा, ये आपकी बुक में लिखे होंगे, लिखे हैं कि नहीं? हाँ, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो लाइट दूसरा आप देख रहे होगे कि अगर हम, ये तो परावर्तन का आपने देख लिया ना पूरा, हम इसको नीचे कर देते हैं तो आपको एक चीज और दिखा देते हैं। आपको ये कैसे दिख रही है? लाइट बीम सीधी दिख रही है ना? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो प्रकाश किरण है वो एक सीधी रेखा में चलता है, पता है ना? तो ये आपको दिख रहा होगा, प्रकाश किरण जो है वो सीधी रेखा में चलता है, ठीक है? तो अब सुनिए, आपको एक होमवर्क देते हैं, ठीक है? होमवर्क ये है कि आप आपतित किरण खुद से बनाएंगे,
हाँ, आपतित किरण खुद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं बता दे रहा हूं। घर पर जाकर के ये प्रैक्टिकल करिएगा। सभी के पास मिरर होगा ना, समतल दर्पण, सभी के पास समतल दर्पण होगा। तो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं कि आप खुद से एक लाइट बीम बनानी है, यानी कि प्रकाश की किरण बनानी है। कैसे बनाओगे बता देता हूं। आप कोई भी दफ्ती का टुकड़ा लेना, उस पर बीचों बीच ब्लेड से पतला सा एक लाइन बना के काट देना, उसके पीछे मोबाइल फोन रखना और फिर देखना आपको पतली सी लाइन दिखेगी। ठीक है, ये दे रहा हूं क्योंकि ये वाला प्रैक्टिकल मैं अगले टर्न पर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि एक दफ्ती का टुकड़ा लेना, होमवर्क है ये, उसमें ब्लेड से एक पतली सी स्लिट काट देना। स्लिट बोलते हैं मतलब जैसे खिड़की बना देना, एक पतली सी, बहुत मोटी नहीं बनानी है, पतली सी बनानी है। पतली का मतलब कम से कम 2 mm चौड़ी बना करके उसके पीछे मोबाइल फोन की टॉर्च जला के रखना। तो आपको सामने डेस्क पर एक बीम दिखेगी और फिर उसी पर आप समतल दर्पण रखना और उस पर आप दर्पण को घुमा घुमा के देखना। अलग अलग एंगल बनेंगे, अलग अलग एंगल पर लंब डाल के देखना। आपतन कोण जितना हो, परावर्तन कोण जितना है वो निकाल करके कॉपी पे नोट करना। नोट करने के बाद उसका ग्राफ खींच के लाना। ठीक है, इतना काम आप लोग घर से करके लाइएगा, देखना कितना मजा आएगा। आपको एक नई चीजें सीखने को मिलेगी। ये घर से बना करके आप लोग पूरा करके लाइएगा। तो यहां पर हमारा फिजिक्स का, लाइट का ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। क्या बीम का कोण कैसे ज्ञात करेंगे? आपके पास चांदा है ना? यस सर। बस आप पॉइंट लगाइएगा पेंसिल से और पॉइंट लगा के लाइन खींचिए और फिर इसके बाद अभिलंब खींचिए उसमें पूरा 90 डिग्री बना करके। ठीक है ना, कोशिश करो। अभी अभी हम आपको बता रहे हैं, आप कोशिश तो करो। जब आप कोशिश करोगे तभी आएगा। फिर अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण चांदे से नाप लीजिएगा। बात समझ में आई? हाँ, और नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम हम आपको पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल संपन्न होता है। ओके, यस सर। ठीक। तो आपने अभी देखा क्या? जो देखा वो फिजिक्स का था। अब हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको जो किट दी गई है, उस किट में एक स्पिरिट लैंप है। अगर आपकी लैब में इसको स्पिरिट लैंप बोलते हैं, आपकी लैब में होगा, किट में नहीं होगा, लैब में होगा। अगर ये आपको लैब में मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो एक कैंडल ले सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा, आपको ये रिबन दिया गया होगा, एक पैकेट में होगा, पॉलीथीन में। ये रिबन होगा, है ना, फीते की तरह ये गोल गोल बना हुआ रखा होगा। ठीक है, ये रिबन है। इस रिबन का नाम है मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम का फीता। ठीक है, ये आप निकाल लीजिए। ये आपको एक टोंग होगा, जिसको आप बोलते हैं संसी टाइप का, है ना, ये इसको टोंग बोला जाता है। ये आपके उस किट में होगी। देखिए, आपके पास एक कटोरी टाइप में कोई है, कांच की या स्टील की, वो आप ले लीजिए, या चीनी मिट्टी की प्लेट, उसकी व्यवस्था कर लीजिए आप। माचिस की व्यवस्था कर लीजिए। अब ये केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है ना, या जितने भी आपको आगे बताए जाएंगे,
हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी प्रैक्टिकल आप अध्यापक की ही निगरानी में करें, क्योंकि वो आपको सावधानियां बताते हुए करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इसका आपको 3 से 4 सेंटीमीटर का ही टुकड़ा लेना है, ठीक है। इस मैग्नीशियम रिबन का 3 से 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा आप ले लें और स्पिट लैंप को आप जला लें। तो आपने देखा कि हमने स्पिट लैंप को जला लिया। अब ये स्पिट लैंप जला लिया है, टोंक की सहायता से आप मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लेंगे और ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसका एंड पॉइंट ये स्पिट लैंप के फ्लेम में रखेंगे, ठीक है। तो जो कर रहे हैं वो साथ में करेंगे। प्रिकॉशन क्या करना है कि इससे जो फ्लेम है, जो फ्लेम निकलेगी वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती है, चमकदार। तो उस ब्राइट फ्लेम को आप केवल एक बार देखकर अपनी आंखें हटा दीजिएगा, क्योंकि उसमें यूवी लाइट बहुत मात्रा में होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन से जलने पर जो ब्राइट लाइट होगी उसको नहीं देखना है ज्यादा देर तक, क्योंकि जो आप वेल्डिंग मशीन में आप देखते हो ना, उसी तरह की लाइट इससे निकलेगी। तो आप देखिएगा कि किस तरह से ये जल रहा है। दिख रहा है ना, कैसा दिखा आपको? फ्लेम दिखा था, वाइट चमकदार। तो आपके पास, हाँ आपके पास कैंडल होगा, उसमें थोड़ी देर लगाइएगा तो वो जलेगा। मैं एक बार और करके दिखा रहा हूं, केवल आपको 3-4 सेंटीमीटर का ही टुकड़ा लेना है। फिर से देख लीजिएगा कैसी फ्लेम निकलती है। ये देखिए, दिखा ना। तो ये, हाँ ये वाइट कलर का फ्लेम दिखा था आपको। अब आप देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन का जो पहले कलर था और अब जो कलर है वो क्या सेम है? हाँ ये वाइट है ना। हाँ, और पहले कैसा दिख रहा था? ये ब्राउन टाइप का दिख रहा, कैसा काला काला सा दिख रहा था थोड़ा सा, है ना। देखो ये मैग्नीशियम रिबन कैसा था, और ये इसमें अभी बढ़िया हार्डनेस भी है, लेकिन ये आपका पूरा पूरा वाइट हो गया। और इसके ऊपर अगर मैं फिंगर रख दूं तो ये जल्दी टूट जाता है, लेकिन इसके ऊपर अगर फिंगर रखूंगा तो ये टूटने वाला नहीं है। तो हुआ क्या, मैग्नीशियम रिबन जब फ्लेम के साथ में चलना चालू हुआ तो कोई भी चीज जलती है तो कौन सी गैस उसको जलाने में सहायता कर देती है? ऑक्सीजन। कोई भी चीज अगर जलती है तो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिबन जब जलना चालू हुआ तो उसने ऑक्सीजन के साथ में जल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलाती है ना। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो कोई चीज जलेगी नहीं। तो ऑक्सीजन के साथ में जल रही है। ऑक्सीजन के साथ जलने का मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया, और जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड।
और मैग्नीशियम का जो सिंबल है, जो हम लोग प्रतीक लिखते हैं, वो क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम का Mg होता है। और ऑक्सीजन का हाँ, वो सिंबल बोल रहे हैं, वो आप अणु का सिंबल O होता है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यानी Mg और O आपस में जब रिएक्शन किए तो क्या बन गया? MgO, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड, है ना। तो ये व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी रस्ट, वो डस्ट है, ये जली हुई, और ये व्हाइट कलर की है। ये इस समय क्या बन गया? MgO बन गया। तो मैग्नीशियम इस तरह से जल करके MgO बनाता है, ठीक है ना। अब इसकी टेस्टिंग आप कर सकते हो, अगर करना है तो आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें आप टेस्टिंग करिएगा, करना चाहे तो। कैसी टेस्टिंग करेंगे? ये अम्लीय है या क्षारीय है? तो इसमें हल्का सा थोड़ा सा डिस्टिल वाटर मिलाइएगा, इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा, हल्का सा घोल करके रख दीजिएगा 10-5 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद आप लिटमस पेपर लेकर के आइए और इसमें डिप करके देखिएगा कि अब जो हमको इसका सॉल्यूशन मिला है वो किस तरह का है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल होंगे उसमें अम्लीय क्षारीय भी आएगा धीरे से, तो उसमें भी हम रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल आप खुद से करके देखिए, ओके। और नेक्स्ट टाइम आपको पहले से ही मटेरियल के बारे में भी बता दिया जाएगा, तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम आपसे इसका जब भी प्रैक्टिकल होगा कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आंसर आप लोग हमको बताएंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमारा केमिस्ट्री से संबंधित प्रयोग संपन्न होता है, ठीक। अब आपको बायो का प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा, ओके। हेलो बच्चों, मेरा नाम है कृष्णा और आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण। पौधों में पोषण, पौधे अपना खाना किस तरह से बनाते हैं। तो हमको मालूम है कि पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उनकी पत्तियों में खाना बनता है ना। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको कौन कौन सी दशाओं की आवश्यकता होती है? तो पहला है सूरज का प्रकाश, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है जल। हम इस पौधे इस डायग्राम से समझेंगे कि पौधे पानी कहां से लेते हैं? अपनी जड़ों द्वारा। और CO2 कहां से लेंगे बच्चों? पर्यावरण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सूरज का प्रकाश जरूरी है, ठीक है। इस रिएक्शन के माध्यम से CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और यही पौधों का मुख्य आहार है। आज हम इस पौधे के माध्यम से ये देखेंगे कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए वाकई में सूरज की प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अगर हम इस पौधे को 2 रात के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं तो इनकी पत्तियों में उपस्थित सारा ग्लूकोज कंज्यूम हो जाएगा, है ना। और वापस से जब हम इस पौधे को निकाल करके सूरज के प्रकाश में रखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और इन पत्तियों में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, है ना। और उसी ग्लूकोज का पता लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? इस पौधे को अंधेरे कमरे में 2 दिन के लिए रख देना है। 2 दिन बाद बच्चों हम देखते हैं कि ये पौधा है जो कि 2 दिन और 2 रात तक अंधेरे कमरे में रखा रहा है, और आज इस पौधे में बिल्कुल भी ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। हम ऐसा मान करके चलते हैं। अभी हमें करना क्या है कि हमें पता करना है कि क्या वाकई में सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। तो हम इस पत्ती को, ये एक पत्ती लेंगे और इस पत्ती में ये ब्लैक कलर का चार्ट पेपर है, इसको कट किया हमने कुछ इस तरह से, और इसको ऐसे करके फिक्स कर देंगे।
ताकि पत्ती के इस वाले एरिया में, ये जो एरिया है, जो सरफेस है, इसमें सूरज की रोशनी ना पड़े। तो जहां जहां पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, जैसे कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और ग्लूकोज का निर्माण होगा। लेकिन ये जितना एरिया काला जो कि हमने इस चार्ट पेपर की मदद से कवर कर दिया है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। चलो, तो अभी हमें क्या करना है, इसको 1 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको सूरज की रोशनी में रख देते हैं। ओके, तो बच्चों अभी हमको 1 घंटे से ज्यादा हो गया है इस प्लांट को सूरज की धूप में रखे हुए। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले सोचा था कि जो भाग हमने पत्ती का कवर करके रखा है, ठीक है, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि सूरज का प्रकाश उस पर नहीं पड़ा है। पत्ती के अन्य भाग जैसे कि ये वाला और ये वाला, यहाँ पर सूरज का प्रॉपर प्रकाश पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस पत्ती से ये वाला हटा दिया हमने और इस पत्ती को तोड़ लेंगे। ठीक है, तोड़ने के बाद हम इस पत्ती को इस पत्ती में उपस्थित जो क्लोरोफिल है, ग्रीन ग्रीन कलर जिसकी वजह से आता है, इसको रिमूव करने के लिए हम इस पत्ती को अल्कोहल में बॉईल करेंगे। ठीक है, तो हमने इसके लिए लिया है ये कोनिकल फ्लास्क और इस फ्लास्क में हम इस पत्ती को डाल देंगे। ठीक है, और इसमें अल्कोहल से इसको फिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, और फिर हमने यहाँ पर एक बीकर पे पानी लिया हुआ है। क्या लिया बच्चों? पानी। और ये हमारी डिग्री जिससे हम गर्म करेंगे इस पानी को, है ना। और ये ट्राइपॉड स्टैंड हमने इसके ऊपर रखा और इस पर पौधा हटाया पहले, ठीक है, वरना पौधा खराब हो जाएगा। और हमने इस पर धीरे से आग लगा दी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा पानी गर्म होना शुरू हो गया है। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि डायरेक्ट अल्कोहल को हम हीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल का जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो 70 to 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हमने इसमें इस्तेमाल किया है एथिल अल्कोहल। ठीक है, जब हम इसको इसमें रख देंगे तो इसका सारा, इस पत्ती का सारा ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। ओके, क्या आपको पत्ती इसमें अच्छे से दिखाई दे रही है? इस ग्लास बीकर के भीतर पानी भरा है और उस पानी में हमने क्या किया, अल्कोहल में डूबी हुई पत्ती को रख दिया है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो अल्कोहल है पूरी तरह से ग्रीन हो गया है ना। और ये अल्कोहल ग्रीन किसकी वजह से हुआ है, तो पत्ती में उपस्थित जितना भी क्लोरोफिल था वो हमारा इस अल्कोहल में आ गया है ना। तो अभी पत्ती को हम ट्रांसपेरेंट मान लेते हैं, पारदर्शी पत्ती मान लेते हैं। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि जो एरिया हमारा ढका हुआ था उसमें स्टार्च बना है या नहीं। Okay. This is our water और ये हमारा अल्कोहल, ये अल्कोहल में डूबी हुई पत्ती। चलो बच्चों, तो अभी हमें क्या करना है, इस अल्कोहल में डूबी हुई इस पत्ती को बाहर निकालना है ना। तो हमने इसको बड़े ही प्यार से क्या किया, बाहर निकाला, है ना। और आप देख पा रहे हैं कि पत्ती हमारी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गई है। ठीक है, पत्ती पूरी तरह से क्या हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है ना। अभी इस ट्रांसपेरेंट पत्ती के ऊपर हम ये आयोडीन टिंचर डालेंगे और हमें मालूम है जहां जहां पर ग्लूकोज की उपस्थिति होगी वहां वहां पर ब्लू हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों,
ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी हमारे पास ये आयोडीन टिंचर सॉल्यूशन है। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, इस पत्ती में चारों तरफ डालेंगे। ये ड्रॉपर है हमारा, इस ड्रॉपर की सहायता से हम इस पत्ती में आयोडीन का टिंचर क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, है ना। तो बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी जब हम लोगों ने आयोडीन का टिंचर जब ये डाला था, तो जहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे ये वाला एरिया हमारा, और पत्ती के इस तरफ ये वाला एरिया, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से इसमें ब्लूइश ब्लूइश एंड ब्लैक ब्लैक से कलर आ रहे हैं आयोडीन टिंचर डालने के बाद। लेकिन ये जो बीच वाला एरिया है, जहां पर हमने पत्ती को ढक करके रखा था ब्लैक पेपर से, है ना, वो एरिया पे एक भी ब्लैक स्पॉट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अर्थात इससे प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड, इसमें हम लोगों ने देखा कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और हमने इसको प्रूव करके भी दिखाया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज का प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में। आज के लिए इतना ही।